इमेजिन कीजिए कि आप घर खरीदने के लिए इंटरनेट के जरिए एक साइंड कॉन्ट्रैक्ट भेजते हैं। पिछले सेक्शन में हमने देखा कि कैसे सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक साइफर्स डेटा को स्क्रैम्बल करते हैं ताकि तांग छांग करने वाली नज़रों से इसे दूर रखा जा सके। लेकिन सिर्फ एन्क्रिप्शन हमारी सिक्योरिटी प्रॉब्लम को आधा ही सॉल्व करता है। मान लीजिए कोई अटैकर आपके एन्क्रिप्टेड मैसेज को इंटरसेप्ट कर लेता है। भले ही आपके पेलोड को पढ़ न पाएं, पर क्या हो अगर वे ट्रांजिट में एन्क्रिप्टेड बाइट्स के साथ छेड़छाड़ कर दें और आपके वायर ट्रांसफर अमाउंट को $1000 से बदलकर $900,000 कर दें। या फिर क्या हो अगर कोई राइवल कंपनी खुद को आप बताकर आपके वेंडर को एक फ्रॉडलेंट ईमेल भेज दे और डील कैंसिल करने के लिए एग्री हो जाए। एक ट्रूली सिक्योर नेटवर्क बनाने के लिए सिर्फ एन्क्रिप्शन काफ़ी नहीं है, हमें 3 एडिशनल गारंटीज की जरूरत होती है। डेटा इंटीग्रिटी, यानी ये इंश्योर करना कि मैसेज ट्रांजिट में ऑल्टर, करप्ट या टैंपर न हुआ हो। ऑथेंटिकेशन, यानी मैसेज क्रिएट करने वाली पार्टी की ट्रू आइडेंटिटी को वेरीफाई करना। नॉन रिप्यूडिएशन, यानी सेंडर को बाद में ये क्लेम करने से रोकना कि मैंने वह मैसेज कभी भेजा ही नहीं था। सेक्शन ब्रेक, डुअल मेंटल मॉडल, द वैक्स सील और द नोटरी स्टैंप। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स कैसे इंटीग्रिटी और आइडेंटिटी की गारंटी देते हैं, इसे समझने के लिए 2 ट्रेडिशनल फिजिकल सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स पर विचार कीजिए। यह डायग्राम क्रिप्टोग्राफिक इंटीग्रिटी और आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट्स को फिजिकल एनालॉजीज से कंपेयर करते हुए एक डुअल मेंटल मॉडल को समझाता है। ये क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस, जिन्हें एक वैक्स सील के रूप में दिखाया गया है जो डॉक्यूमेंट में किसी भी छेड़छाड़ पर टूट जाती है, की तुलना डिजिटल सिग्नेचर्स और पब्लिक की सर्टिफिकेट्स से करता है, जिन्हें सेंडर की आइडेंटिटी से लिंक्ड एक नोटरी के वेरीफाइड स्टैंप की तरह दिखाया गया है। मॉडल 1, द वैक्स सील, द हैश फंक्शन। मध्यकालीन समय में एक राजा फोल्डेड लिफाफे की सीम पर पिघला हुआ मोम डालता था और उस पर अपनी यूनिक अंगूठी से स्टैंप लगाता था। अगर कोई बेईमान कुरियर खत खोलता, अंदर का एक सिंगल लेटर भी मॉडिफाई करता और उसे वापस फोल्ड करता, तो ओरिजिनल वैक्स सील टुकड़ों में टूट जाती थी। वैक्स को दोबारा रीमेल्ट करने की कोशिश से साफ तौर पर डिस्टॉर्शन नजर आते थे। एक क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन बिल्कुल डिजिटल वैक्स सील की तरह काम करता है। ये किसी भी डिजिटल डॉक्यूमेंट को एक यूनिक फिक्स्ड साइज मैथमेटिकल फिंगरप्रिंट में कंप्रेस कर देता है। अगर डॉक्यूमेंट का एक सिंगल बिट भी बदलता है तो फिंगरप्रिंट पूरी तरह बिखर जाता है। मॉडल 2, द नोटरी स्टैंप, डिजिटल सिग्नेचर और पीकेआई। एक वैक्स सील यह प्रूव करती है कि डॉक्यूमेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। लेकिन क्या हो अगर कोई डोंगी एक फेक सिग्नेट रिंग खरीद ले और अपनी खुद की वैक्स सील लगा दे। यहां आते हैं पब्लिक नोटरी। एक नोटरी आपकी गवर्नमेंट आईडी चेक करते हैं, आपको डॉक्यूमेंट साइन करते हुए देखते हैं और उस पर एक ऑफिशियल रजिस्टर्ड सील लगाते हैं। पब्लिक में कोई भी नोटरी की पब्लिक रजिस्ट्री चेक करके यह कंफर्म कर सकता है कि स्टैंप लेजिटिमेट है और सच में आपका ही है। एक डिजिटल सिग्नेचर जब पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पीकेआई के साथ पैर होता है तो वह हमारे डिजिटल नोटरी की तरह काम करता है, जो एक मैथमेटिकल फिंगरप्रिंट को सीधे एक वेरीफाइड रियल वर्ल्ड आइडेंटिटी से बांध देता है। सेक्शन ब्रेक, क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस, डिजिटल फिंगरप्रिंट्स। एक क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन एच एक डिटर्मिनिस्टिक मैथमेटिकल एल्गोरिदम है जो किसी भी लेंथ के इनपुट मैसेज एम को लेता है और उसे एक फिक्स्ड लेंथ आउटपुट स्ट्रिंग एच में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हैश वैल्यू, मैसेज डाइजेस्ट या फिंगरप्रिंट के रूप में जाना जाता है। H=H(m). यह डायग्राम क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस की प्रॉपर्टीज को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे किसी भी लेंथ के इनपुट्स को SHA-256 जैसे फिक्स्ड साइज आउटपुट में प्रोसेस किया जाता है। और यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि इनपुट में थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन करने पर पूरी तरह से अलग हैश वैल्यू प्रोड्यूस होती है। सेक्शन ब्रेक, की प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस। कोई भी साधारण मैथ्स फंक्शन क्रिप्टोग्राफिक हैश के रूप में क्वालिफाई नहीं करता। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के लिए काफ़ी सिक्योर होने और गेट जैसे एग्जाम्स में हेवीली टेस्ट होने के लिए एक हैश फंक्शन को 4 क्रिटिकल प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना होगा। यह रेफरेंस डायग्राम क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस की 4 कोर प्रॉपर्टीज को आउटलाइन करता है, जिसमें प्री इमेज रेजिस्टेंस, सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग कोलिजन रेजिस्टेंस और एवलांच इफेक्ट को डिटेल में समझाया गया है। सेक्शन ब्रेक, वन वे प्रॉपर्टी, प्री इमेज रेजिस्टेंस। आप आसानी से 500 पेज की बुक का हैश मिलीसेकंड्स में कंप्यूट कर सकते हैं। हालांकि अगर कोई आपको 256 बिट हैश वैल्यू दे दे तो आप ओरिजिनल 500 पेज की बुक को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए
इसे अनहैश नहीं कर सकते। एम को ढूंढने का एकमात्र तरीका प्योर ब्रूट फोर्स गेसिंग है। वीक वर्सेस स्ट्रॉन्ग कोलिजन रेजिस्टेंस, गेट फोकस स्पॉट। स्टूडेंट्स अक्सर वीक और स्ट्रॉन्ग कोलिजन रेजिस्टेंस के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए एक टारगेट एनालॉजी का यूज करके इस डिफरेंस को समझते हैं। वीक कोलिजन रेजिस्टेंस, सेकंड प्री इमेज। एक अटैकर को एक स्पेसिफिक प्री एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट M1 दिया जाता है। अटैकर को एक फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट M2 कंस्ट्रक्ट करना होता है जो एग्जैक्ट सेम हैश प्रोड्यूस करे। H of M1 इक्वल्स H of M2। यह एक प्री एग्जिस्टिंग बुलसाई पर डार्ट फेंकने जैसा है। स्ट्रॉन्ग कोलिजन रेजिस्टेंस, एक अटैकर स्क्रैच से कोई भी दो कंप्लीटली नए मैसेज M1 और M2 क्रिएट करने की कोशिश करता है जो बाय चांस सेम हैश वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं। यह बोर्ड पर कहीं भी दो डार्ट्स फेंकने और उनका एग्जैक्ट सेम स्पॉट पर हिट करने जैसा है। गेट इनसाइट, द बर्थडे पैराडॉक्स अटैक। बर्थडे पैराडॉक्स के मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स की वजह से सेम हैश प्रोड्यूस करने वाले कोई भी दो मैसेज ढूंढने के लिए एक स्पेसिफिक हैश से मैच करने वाले मैसेज को ढूंढने की तुलना में सिग्निफिकेंटली कम अटेम्प्ट्स की जरूरत होती है। एक n बिट हैश फंक्शन के लिए प्री इमेज रेजिस्टेंस वर्क फैक्टर बिग O of 2 to the power of n ऑपरेशंस। स्ट्रॉन्ग कोलिजन रेजिस्टेंस वर्क फैक्टर बिग O of 2 to the power of n over 2 ऑपरेशंस। एग्जाम्पल, एक 128 बिट हैश फंक्शन के लिए जैसे MD5 एक ब्रूट फोर्स प्री इमेज अटैक के लिए 2 to the power of 120 अटेम्प्ट्स की जरूरत होती है, लेकिन कोई भी कोलिजन ढूंढने के लिए बर्थडे अटैक में केवल 2 the power of 128 over 2 की जरूरत होती है, जो इक्वल्स टू 2 the power of 64 अटेम्प्ट्स है। यही लो बार वजह है कि 128 बिट हैश एल्गोरिदम्स अब सिक्योर नहीं है। सेक्शन ब्रेक। पॉपुलर क्रिप्टोग्राफिक हैश एल्गोरिदम्स। टाइम के साथ ओल्डर हैश एल्गोरिदम्स मैथमेटिकल कोलिजन अटैक्स के सामने झुक गए हैं। यह टेबल कॉमन हैश एल्गोरिदम्स को कंपेयर करती है जिसमें बिट्स में उनकी डाइजेस्ट लेंथ्स और सिक्योरिटी स्टेटस की डिटेल दी गई है। MD5 और SHA-1 जैसे ब्रोकन और डेप्रिकेटेड एल्गोरिदम्स से लेकर SHA-2 और SHA-3 जैसे करंट और नेक्स्ट जनरेशन स्टैंडर्ड्स तक। सेक्शन ब्रेक। मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड्स, मैक और HMAC, शेयर्ड सीक्रेट इंटीग्रिटी। हालांकि SHA-256 जैसा हैश फंक्शन डेटा इंटीग्रिटी की गारंटी देता है, यह अपने आप में ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड नहीं करता है। वाई हैश फंक्शंस अलोन कैन नॉट ऑथेंटिकेट। इमेजिन कीजिए कि एलिस एक अनएनक्रिप्टेड नेटवर्क कनेक्शन पर बॉब को एक प्लेन टेक्स्ट मैसेज M और उसके हैश H इक्वल्स H of M के साथ भेजती है। यह डायग्राम एक अनऑथेंटिकेटेड क्रिप्टोग्राफिक हैश पर मैन इन मिडिल अटैक को इलस्ट्रेट करता है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक अटैकर मैसेज और उसके हैश को इंटरसेप्ट करता है, मैसेज के कंटेंट्स को अल्टर करता है, मॉडिफाइड मैसेज के लिए एक नया हैश रिकम्प्यूट करता है और दोनों को रिसिपिएंट को फॉरवर्ड कर देता है, जो टैम्पर्ड मैसेज को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि हैश मैच हो जाता है। क्योंकि हैश एल्गोरिदम्स पब्लिक स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं, इसलिए एक अटैकर ईव पेलोड को इंटरसेप्ट करके मैसेज को M प्राइम में बदल सकती है। एक बिल्कुल नया हैश H प्राइम इक्वल्स H of M प्राइम कंप्यूट कर सकती है और M प्राइम H प्राइम को बॉब को फॉरवर्ड कर सकती है। बॉब H of M प्राइम रन करता है, देखता है कि ये H प्राइम से मैच करता है और गलती से मान लेता है कि डेटा इंटैक्ट और ऑथेंटिक है। इंट्रोड्यूसिंग मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। स्पूफिंग को रोकने के लिए हमें हैशिंग प्रोसेस में एक शेयर्ड सीक्रेट की को मिक्स करना होगा। इस कंबाइंड कंस्ट्रक्शन को मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड मैक कहा जाता है। जब एलिस एक मैसेज भेजती है तो वह मैसेज M और शेयर्ड सीक्रेट की के दोनों का यूज करके एक मैक कंप्यूट करती है। MAC इक्वल टू एल्गोरिदम ऑफ KM। यह डायग्राम एक मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड जनरेट करने के प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है, जहां एक प्लेन टेक्स्ट मैसेज और एक शेयर्ड सीक्रेट की को मैसेज ऑथेंटिकेशन इंजन के अंदर कंबाइन करके एक सिक्योर वेरिफिकेशन टैग प्रोड्यूस किया जाता है। जब बॉब को M और मैक मिलता है तो वह M पर मैक को रिकम्प्यूट करने के लिए शेयर्ड सीक्रेट की अपनी कॉपी का यूज करता है। अगर बॉब का कंप्यूटेड मैक रिसीव्ड मैक से मैच करता है तो बॉब को दो बातें पता चलती हैं। मैसेज ट्रांसिट में मॉडिफाई नहीं हुआ था, इंटीग्रिटी। मैसेज किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा क्रिएट किया गया था जिसके पास सीक्रेट की के है, ऑथेंटिकेशन। HMAC हैश बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। मैक बनाने का एक सिंपल तरीका की और मैसेज को सिर्फ कॉन्केटेनेट करना है, H of के कॉन्केटेनेटेड विथ M। हालांकि
यह सिंपल अप्रोच एडवांस्ड क्रिप्टोग्राफिक अटैक्स के प्रति वल्नरेबल है, जिन्हें लेंथ एक्सटेंशन अटैक्स के रूप में जाना जाता है। इसे फिक्स करने के लिए रियल वर्ल्ड प्रोटोकॉल्स जैसे IPsec, TLS और API ऑथेंटिकेशन HMAC का यूज करते हैं, जो RFC 2104 द्वारा डिफाइंड है। HMAC 2 नेस्टेड राउंड्स में की और मैसेज को हैश करता है। HMAC of K M equal to H of open parenthesis के XOR OPAD close parenthesis concatenated with H of open parenthesis के XOR IPAD concatenated with M close parenthesis IPAD inner pad और OPAD outer pad fixed repeated byte constants हैं। XOR सिंबल बिटवाइज XOR ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है, डबल बार स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन को रिप्रेजेंट करता है। यह कंपैरिजन चार्ट स्टैंडर्ड हैशेज, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड्स और डिजिटल सिग्नेचर्स की कोर सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज को आउटलाइन करता है। यह दिखाता है कि स्टैंडर्ड हैशेज सिर्फ डेटा इंटीग्रिटी ऑफर करते हैं, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड्स इंटीग्रिटी और सीक्रेट की ऑथेंटिकेशन दोनों प्रोवाइड करते हैं, जबकि डिजिटल सिग्नेचर्स इंटीग्रिटी, पब्लिक की ऑथेंटिकेशन और नॉन रेप्यूडिएशन डिलीवर करते हैं। मैक्स में नॉन रेप्यूडिएशन क्यों नहीं होता? क्योंकि एलिस और बॉब दोनों एक ही सीक्रेट की शेयर करते हैं। एलिस बॉब को एक मैसेज भेज सकती है और बाद में कोर्ट में क्लेम कर सकती है, मैंने वह नहीं भेजा था। बॉब ने हमारी शेयर्ड की का यूज करके वह मैक खुद जनरेट किया था। ओरिजिन का अनडिनाएबल प्रूफ अचीव करने के लिए हमें एसिमेट्रिक कीज पर मूव करना होगा। सेक्शन ब्रेक 3, डिजिटल सिग्नेचर्स आइडेंटिटी और इंटीग्रिटी प्रूव करना। एक डिजिटल सिग्नेचर एक ही समय पर इंटीग्रिटी ऑथेंटिकेशन और नॉन रेप्यूडिएशन प्रोवाइड करता है। यह एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी जैसे RSA या एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी पर रिलाई करता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट के साथ। द की इन्वर्जन कॉन्सेप्ट रिकॉल कीजिए कि कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन कैसे काम करता है। कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए एनक्रिप्ट करने के लिए सेंडर रिसीवर की पब्लिक की का यूज करके पेलोड को लॉक करता है। सिर्फ रिसीवर ही अपनी मैचिंग प्राइवेट की से इसे अनलॉक कर सकता है। डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए हम इस वर्कफ्लो को उल्टा कर देते हैं। ऑथेंटिसिटी के लिए साइन करने के लिए सेंडर अपनी खुद की सेंडर्स प्राइवेट की का यूज करके मैसेज डाइजेस्ट को साइन करता है। सेंडर की पब्लिक की का यूज करके कोई भी सिग्नेचर को वेरीफाई कर सकता है। यह कॉन्सेप्चुअल डायग्राम एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी और डिजिटल सिग्नेचर्स के बीच के की डिफरेंसेस को समझाता है। कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव करने के लिए सेंडर रिसीवर की पब्लिक की का यूज करके डेटा को एनक्रिप्ट करता है, जिससे सिर्फ रिसीवर ही अपनी करस्पॉन्डिंग प्राइवेट की से इसे डिक्रिप्ट और रीड कर सकता है। इसके अपोजिट एक डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करने के लिए सेंडर अपनी खुद की प्राइवेट की का यूज करके डेटा को साइन करता है, जिससे सेंडर की पब्लिक की का यूज करके कोई भी सेंडर की आइडेंटिटी और मैसेज की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई कर सकता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप डिजिटल सिग्नेचर प्रोसेस। किसी लंबे डॉक्यूमेंट को एफिशिएंटली साइन करने के लिए हम पूरे डॉक्यूमेंट को प्राइवेट की से एनक्रिप्ट नहीं करते, जो कि स्लो होगा। इसके बजाय हम पहले डॉक्यूमेंट को हैश करते हैं और फिर सिर्फ शॉर्ट फिक्स्ड लेंथ हैश वैल्यू को एनक्रिप्ट करते हैं। यह डायग्राम एक सेंडर और रिसीवर के बीच डिजिटल सिग्नेचर वर्कफ्लो को इलस्ट्रेट करता है। सेंडर मैसेज का एक क्रिप्टोग्राफिक हैश क्रिएट करती है और सिग्नेचर जनरेट करने के लिए अपनी प्राइवेट की का यूज करके इसे एनक्रिप्ट करती है, जिसे मैसेज के साथ ट्रांसमिट किया जाता है। रिसीवर इंडिपेंडेंटली रिसीव्ड मैसेज का हैश कैलकुलेट करता है और सेंडर की पब्लिक की का यूज करके सिग्नेचर को डिक्रिप्ट करता है, और अगर दोनों हैश वैल्यूज मैच होती हैं तो मैसेज की ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी को वेरीफाई करता है। स्टेप 1, सिग्नेचर जनरेशन। एलिस साइड। एलिस अपना मैसेज एम लेती है और इसका डाइजेस्ट कैलकुलेट करती है, H इक्वल टू H ऑफ M। एलिस सिग्नेचर एस प्रोड्यूस करने के लिए अपनी प्राइवेट की S के एलिस का यूज करके डाइजेस्ट H को एनक्रिप्ट करती है। S इक्वल टू D ऑफ S के एलिस H और फॉर आर S A S इक्वल टू H टू द पावर ऑफ D एलिस मोड N एलिस। 3, एलिस ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट मैसेज एम और डिजिटल सिग्नेचर एस दोनों को नेटवर्क पर ट्रांसमिट करती है। स्टेप 2, सिग्नेचर वेरिफिकेशन। बॉब साइड। 1, बॉब एम और एस रिसीव करता है। 2, बॉब इंडिपेंडेंटली रिसीव्ड मैसेज एम का हैश कैलकुलेट करता है, H सब 1 इक्वल टू H ऑफ M। बॉब एलिस की पब्लिकली अवेलेबल पब्लिक की पी के एलिस का यूज करके सिग्नेचर एस को डिक्रिप्ट करता है, H सब 2 इक्वल टू E ऑफ पी के एलिस एस और फॉर आर एस H सब 2 इक्वल टू एस टू द पावर ऑफ एलिस मोड N एलिस। बॉब H1 और H2 को कंपेयर करता है। अगर H1 H2 के बराबर है
तो सिग्नेचर वैलिड है, मैसेज एलिस की तरफ से ही आया है, क्योंकि सिर्फ उसकी प्राइवेट की ही इसको क्रिएट कर सकती थी और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है क्योंकि हैश मैच हो रहे हैं। अगर H1 H2 के बराबर नहीं है तो वेरिफिकेशन फेल हो जाता है, या तो मैसेज के साथ छेड़छाड़ की गई है या फिर किसी ने एलिस की प्राइवेट की के बिना मैसेज को फॉर्ज किया है। सेक्शन ब्रेक। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर PKI और डिजिटल सर्टिफिकेट्स डिजिटल सिग्नेचर्स ऑथेंटिकेशन को सॉल्व करते हैं, लेकिन वे एक नया बूटस्ट्रैपिंग डिलेमा इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे पब्लिक की बाइंडिंग प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है। द मैन इन द मिडल MITM की स्पूफिंग अटैक। इमेजिन करिए कि एलिस बैंक.com से एक डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करना चाहती है। वह इंटरनेट पर पूछती है, प्लीज मुझे बैंक.com की पब्लिक की भेजें। एक अटैकर इव एलिस की रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करती है और इव की पब्लिक की वापस भेज देती है और क्लेम करती है ये रही बैंक.com की पब्लिक की। यह डायग्राम एक यूजर, एक अटैकर और एक बैंक सर्वर के बीच मैन इन द मिडल की स्पूफिंग अटैक सीक्वेंस को दिखाता है। जब यूजर बैंक की पब्लिक की के लिए रिक्वेस्ट करता है तो अटैकर उस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर लेता है और उसकी जगह अपनी खुद की पब्लिक की रिटर्न कर देता है। नतीजतन यूजर अनजाने में अटैकर की का यूज करके मैसेजेस को एनक्रिप्ट कर देता है, जिससे अटैकर बिना किसी को पता चले कम्युनिकेशंस को डिक्रिप्ट, अल्टर और फॉरवर्ड कर पाता है। अगर एलिस ओपन नेटवर्क पर भेजी गई अनवेरिफाइड पब्लिक की पर भरोसा करती है तो सिक्योरिटी कोलैप्स हो जाती है। एलिस को यह वेरीफाई करने का एक तरीका चाहिए कि दी गई पब्लिक की सच में बैंक.com की ही है, न कि किसी इम्पोस्टर की। सेक्शन ब्रेक। द सॉल्यूशन डिजिटल सर्टिफिकेट्स और द X5099 स्टैंडर्ड। एक डिजिटल सर्टिफिकेट जो X509 स्टैंडर्ड द्वारा डिफाइंड है एक इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट है जो किसी एंटिटी की आइडेंटिटी डोमेन नेम ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक IP को उसकी पब्लिक की से बाइंड करता है। स्पूफिंग को रोकने के लिए सर्टिफिकेट को ग्लोबली ट्रस्टेड थर्ड पार्टी द्वारा डिजिटली साइन किया जाता है, जिसे सर्टिफिकेट अथॉरिटी CA कहा जाता है, जैसे कि डिजीसर्ट, लेट्स एनक्रिप्ट या सेक्टिगो। यह डायग्राम एक X.5509 डिजिटल सर्टिफिकेट के स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें ऑब्जेक्ट ओनर, पब्लिक की, सर्टिफिकेट अथॉरिटी इशुअर, वैलिडिटी पीरियड और सीरियल नंबर जैसे कि कंपोनेंट्स की डिटेल्स दी गई हैं। साथ ही सर्टिफिकेट अथॉरिटी की प्राइवेट की का यूज करके क्रिएट किया गया डिजिटल सिग्नेचर भी शामिल है। सेक्शन ब्रेक। ब्राउजर्स किसी सर्टिफिकेट को कैसे वेरीफाई करते हैं। द ट्रस्ट चेन। जब आपका वेब ब्राउजर https://examplebank.com से कनेक्ट होता है, बैंक का वेब सर्वर अपना X509 डिजिटल सर्टिफिकेट प्रेजेंट करता है। आपका ब्राउजर सर्टिफिकेट से बैंक की पब्लिक की और CA का सिग्नेचर एक्सट्रैक्ट करता है। आपका ब्राउजर CA की पब्लिक की को अपने इन बिल्ट रूट स्टोर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या ब्राउजर के अंदर स्टोर्ड ट्रस्टेड रूट CA की प्री इंस्टॉल्ड लिस्ट में लुकअप करता है। आपका ब्राउजर CA की पब्लिक की का यूज करके सर्टिफिकेट सिग्नेचर को डिक्रिप्ट करता है और इसे सर्टिफिकेट डेटा के हैश से कंपेयर करता है। अगर सिग्नेचर मैच होता है तो आपका ब्राउजर कंफर्म करता है कि एक ट्रस्टेड CA ने इस डोमेन को ऑडिट किया है और इसकी पब्लिक की को वेरीफाई किया है। यह डायग्राम पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर सर्टिफिकेट चेन ऑफ ट्रस्ट को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे एक प्री इंस्टॉल्ड रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी एक इंटरमीडिएट अथॉरिटी सर्टिफिकेट को साइन करती है, जो बाद में एक वेबसाइट के लिए एंड एंटिटी सर्वर सर्टिफिकेट को साइन करता है। सेक्शन ब्रेक 5। गेट प्रैक्टिस और सॉल्व्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। हैशिंग सिग्नेचर वर्सेस एन्क्रिप्शन के लिए की सिलेक्शन और PKI के कॉन्सेप्ट्स गेट CS एग्जाम में अक्सर टेस्ट किए जाते हैं। चलिए आपकी अंडरस्टैंडिंग को कंसोलिडेट करने के लिए की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम 1। मास्टर की सिलेक्शन मैट्रिक्स गेट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। हर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए करेक्ट की चुनकर नीचे दी गई डिसीजन मैट्रिक्स को कंप्लीट करें। होस्ट A एलिस होस्ट B बॉब के साथ सिक्योरली कम्युनिकेट करना चाहता है। PK इसके A एलिस की पब्लिक और प्राइवेट कीज, PKB इसके भी बॉब की पब्लिक और प्राइवेट कीज। यह डायग्राम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के लिए एक की सिलेक्शन डिसीजन मैट्रिक्स प्रेजेंट करता है, जिसमें यह सवाल पूछे गए हैं कि किसी सीक्रेट मैसेज को एनक्रिप्ट करते टाइम या आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए किसी डॉक्यूमेंट को साइन करते टाइम सेंडर और रिसीवर को कौन सी पब्लिक या प्राइवेट कीज यूज करनी चाहिए। सॉल्यूशन कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए एलिस बॉब को सीक्रेट भेजती है, सेंडर एलिस इसका यूज करके एनक्रिप्ट करती है PKB बॉब की पब्लिक की, रिसीवर बॉब इसका यूज करके डिक्रिप्ट करता है SKB बॉब की प्राइवेट की।
रीजनिंग सिर्फ बॉब ही इस मैसेज को रीड कर पाना चाहिए, इसलिए इसे बॉब की पब्लिक की से लॉक किया जाना चाहिए। ऑथेंटिकेशन या डिजिटल सिग्नेचर के लिए एलिस बॉब के लिए साइन करती है, सेंडर एलिस इसका यूज करके साइन करती है, एसके ए एलिस की प्राइवेट की, रिसीवर बॉब इसका यूज करके वेरीफाई करता है, पी के ए एलिस एलिस की पब्लिक की। रीजनिंग सिर्फ एलिस के पास इसके ए है, इसलिए सिर्फ वही सिग्नेचर जनरेट कर सकती थी। पी के ए वाला कोई भी पर्सन इसे वेरीफाई कर सकता है। सेक्शन ब्रेक। प्रॉब्लम 2, हैश बर्थडे अटैक्स पर गेट न्यूमेरिक। क्वेश्चन, गेट सीएस एक क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन 160 बिट मैसेज डाइजेस्ट प्रोड्यूस करता है। हाई प्रोबेबिलिटी के साथ एक स्पेसिफिक टारगेट हैश वैल्यू के लिए प्री इमेज ढूंढने के लिए एक अटैकर को कितने स्ट्रक्चरल इवैल्यूएशन अटेम्प्ट्स करने होंगे। बर्थडे अटैक का यूज करके कोई भी आर्बिट्रेरी कोलिजन, दो मैसेज जो सेम हैश वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं, ढूंढने के लिए एक अटैकर को कितने स्ट्रक्चरल इवैल्यूएशन अटेम्प्ट्स करने होंगे। सेक्शन ब्रेक। सॉल्यूशन। पार्ट 1, प्री इमेज रेजिस्टेंस ब्रूट फोर्स अटैक। n बिट हैश आउटपुट के लिए ऐसा इनपुट मैसेज m ढूंढने के लिए जिससे h ऑफ m इक्वल्स h टारगेट हो। कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू big O of 2 the n इक्वल टू the power of 160 अटेम्प्ट्स। पार्ट 2, कोलिजन रेजिस्टेंस बर्थडे अटैक। बर्थडे पैराडॉक्स के अकॉर्डिंग n साइज के डिस्क्रीट यूनिफॉर्म स्पेस में जो 2 the power of n के बराबर है, कोलिजन ढूंढने के लिए जरूरी सैंपल्स की संख्या अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर रूट ऑफ n है, जो 2 the power of n डिवाइडेड बाय 2 के बराबर है। कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू 2 big O of 2 to the power of n ओवर इक्वल टू 2 the power of 160 ओवर 2 इक्वल टू 2 the power of 80 अटेम्प्ट्स। एग्जाम टिप, ध्यान दीजिए कि कैसे बर्थडे अटैक 160 बिट हैश एल्गोरिदम की सिक्योरिटी स्ट्रेंथ को गिराकर 80 बिट सिक्योरिटी लेवल पर ले आता है। यही रीजन है कि SHA-1 160 बिट्स को रिटायर कर दिया गया और SHA-256 2 the power of 128 कोलिजन स्ट्रेंथ का यूज किया जाने लगा। सेक्शन ब्रेक। प्रॉब्लम 3, RSA सिग्नेचर्स पर सॉलिड गेट कॉन्सेप्चुअल। क्वेश्चन, एक RSA डिजिटल सिग्नेचर स्कीम में मॉड्यूलस n इक्वल्स p टाइम्स q पब्लिक एक्सपोनेंट ही और प्राइवेट एक्सपोनेंट d का यूज होता है। मान लीजिए एलिस एक मैसेज हैश वैल्यू h इक्वल्स 9 को साइन करना चाहती है, जहां की पैरामीटर्स p इक्वल्स 5, q इक्वल्स 11 और e इक्वल्स 3 हैं। हैश वैल्यू h इक्वल्स 9 के लिए एलिस का सिग्नेचर s कैलकुलेट कीजिए। सेक्शन ब्रेक। सॉल्यूशन। n और 5 ऑफ n कैलकुलेट कीजिए। n इक्वल टू 5 टाइम्स 11 इक्वल टू 55। 5 of n इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस 5 माइनस 1 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 11 माइनस 1 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल टू 4 टाइम्स 10 इक्वल टू 40। d टाइम्स e इज कांग्रेंट टू 1 मॉड्यूलो 5 ऑफ n का यूज करके प्राइवेट की d कैलकुलेट कीजिए। d टाइम्स 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 40। हम 40 प्लस 1 का ऐसा मल्टीपल ढूंढते हैं जो 3 से डिविजिबल हो। 1 टाइम्स 40 प्लस 1 इक्वल्स 41 3 से डिविजिबल नहीं है। 2 टाइम्स 40 प्लस 1 इक्वल्स 81, जिसका मतलब है 81 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स 27, इसलिए d इक्वल्स 27। कंप्यूट डिजिटल सिग्नेचर एलिस अपनी प्राइवेट की d इक्वल्स 27 से हैश h को एनक्रिप्ट करके सिग्नेचर क्रिएट करती है। s इक्वल टू h टू द पावर ऑफ d मॉड्यूलो n इक्वल टू 9 टू द पावर ऑफ 27 मॉड्यूलो 55। चलिए मॉड्यूलर अर्थमेटिक का यूज करके 9 टू द पावर ऑफ 27 मोड 55 को सिंपलीफाई करते हैं। 9 टू द पावर ऑफ 19 मोड 55 के कांग्रुएंट है। 9 स्क्वायर्ड इक्वल टू 81, जो कि 26 मोड 55 के कांग्रुएंट है। 9 क्यूब्ड इक्वल टू 9 स्क्वायर टाइम्स 9, जो इक्वल टू है 26 टाइम्स 9, जो इक्वल टू है 234, जो कि 14 मोड 55 के कांग्रुएंट है, क्योंकि 55 टाइम्स 4 इक्वल टू 220 है। 9 टू द 9th इक्वल टू 9 क्यूब्ड, जो इक्वल टू है 14 क्यूब्ड, जो इक्वल टू है 2744। 2744 मोड 55 टाइम्स 49 इक्वल टू 2695, जिसका मतलब है 2744 माइनस 2695 इक्वल टू 49, जो कि -6 मोड 55 के कांग्रुएंट है। 9 टू द 27th इक्वल टू 9 टू द 9th क्यूब्ड, जो कि कांग्रुएंट है -6 क्यूब्ड के, जो इक्वल टू है -216 मोड 55।
-216 मोड 55 टाइम्स 4 इक्वल टू 220, जिसका मतलब है -216 प्लस 220 इक्वल टू 4, एस इक्वल टू 4। करेक्ट आंसर डिजिटल सिग्नेचर वैल्यू एस 4 है। वेरिफिकेशन चेक। बॉब एलिस की पब्लिक की इक्वल टू 3 का यूज करके सिग्नेचर एस इक्वल टू 4 को डिक्रिप्ट करता है। एस टू द पावर ऑफ ई मोड एन इक्वल टू 4 क्यूब्ड मोड 55 जो इक्वल टू है 64 मोड 55 जो इक्वल टू है 9 जो इक्वल टू है एच। हैश पूरी तरह से रिस्टोर हो गया है। सेक्शन ब्रेक, सेक्शन समरी और कंसेप्टुअल ब्रिज। यह ओवरव्यू एसेंशियल क्रिप्टोग्राफिक प्रिमिटिव्स और उनके प्राइमरी सिक्योरिटी गोल्स को समराइज करता है। यह एक्सप्लेन करता है कि कैसे सिमेट्रिक साइफर्स एक सिंगल शेयर्ड की का यूज करके फास्ट कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करते हैं, वहीं असिमेट्रिक साइफर्स सिक्योर की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पब्लिक और प्राइवेट की पेयर्स का यूज करते हैं। यह डेटा इंटीग्रिटी के लिए कीलेस हैश फंक्शंस, सीक्रेट ऑथेंटिकेटेड इंटीग्रिटी के लिए HMAC, नॉन रिप्यूडिएशन के लिए डिजिटल सिग्नेचर्स और पब्लिक कीज को वेरीफाइड रियल वर्ल्ड आइडेंटिटीज से बाइंड करने के लिए पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डिजिटल सर्टिफिकेट्स को भी हाईलाइट करता है। अब हमारे पास मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी के सभी फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। फास्ट बल्क एन्क्रिप्शन के लिए सिमेट्रिक साइफर्स की एक्सचेंज के लिए असिमेट्रिक की पेयर्स, इंटीग्रिटी चेकिंग के लिए क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस और आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन के लिए PKI सर्टिफिकेट्स द्वारा बैक किए गए डिजिटल सिग्नेचर्स। अब चलिए इन इंडिविजुअल बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक यूनिफाइड प्रोटोकॉल सूट में असेंबल करते हैं। अगले सेक्शन 9.4 सिक्योरिंग वेब ट्रैफिक TLS या SSL हैंडशेक और HTTPS एन्क्रिप्शन फ्लो में हम स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करेंगे कि जब भी आप किसी सिक्योर HTTPS वेबसाइट पर जाते हैं तो आपका वेब ब्राउज़र PKI सर्टिफिकेट्स, RSA की एक्सचेंजेस, SHA 256 हैशेज और AES एन्क्रिप्शन को रियल टाइम में कैसे कंबाइन करता है।